गुड इवनिंग। ओके, सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। माई सेल्फ रुखसार हेयर एंड आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर एंड योर मेंटर टीचर। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन सेशन। ओके, इंट्रोडक्शन सेशन में हमारा आज क्या होने वाला है इज दैट कि अबाउट द कोर्स इंट्रोडक्शन, बेसिकली कि इंटीरियर डिजाइन में हम क्या क्या करने वाले हैं एंड व्हाट आर द लाइक कोर्सेज के कंटेंट में आपकी क्या क्या चीजें होंगी जो कि बेसिकली हम लोगों को करना है एंड आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज हम लोगों को समझना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज दैट कि आखिर इंटीरियर डिजाइन जो आप कोर्स करने वाले हैं, तो व्हाट इज दिस इंटीरियर डिजाइन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इंटीरियर डिजाइन का मतलब होता है कि अपने इंटीरियर का मतलब अपने घर के अंदर का मतलब बिल्डिंग जो हो गया, अगर कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहा होता है तो वो एक्सटीरियर हो जाता है एंड जो बिल्डिंग के अंदर का डिजाइनिंग प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज इंटीरियर डिजाइनर एंड वो इंटीरियर डिजाइनर्स कर रहा होता है। तो इंटीरियर डिजाइनर्स का प्रोफेशन क्या होता है एंड वो क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं while designing the project and क्या क्या चीजों को ध्यान में रख रहे होते हैं, ये चीज जो है हम लोगों को जानना इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरी ये चीज कि बहुत किसी को ऐसे कंफ्यूजन होता है कि इंटीरियर डिजाइनर्स करता क्या है एंड एट द सेम टाइम इंटीरियर डिजाइनर्स, डेकोरेटर एंड आर्किटेक्ट, ये तीनों प्रोफेशन बहुत किसी के माइंड में ऐसा होता है कि दे आर द सेम, बट एक्चुअली ये वेरिएशंस जो है ना डिफर कर रहा होता है। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर है क्या। इंटीरियर डिजाइनर्स जो है वो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, जो कि आपका प्लानिंग कर रहा होता है, डिजाइनिंग कर रहा होता है आपके खुद के इंडोर स्पेसेस जो होता है उसके अंदर, मतलब जो हमारा इंटीरियर स्पेस होता है उसके अंदर जो डिजाइनिंग प्रोसेस चल रहा होता है, जो प्लानिंग हो रहा होता है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। और इंटीरियर डिजाइनिंग करवाने का मेन मकसद क्या होता है, वो ये होता है कि हम अपने इंटीरियर स्पेसेस को जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छा दिखाएं, है ना, ये मेन मोटो होता है। बट बेसिकली अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हो तो आपका क्या क्या मेन रोल है जो कि आप प्ले कर रहे होंगे। इंटीरियर डिजाइनर्स का सबसे पहला काम होता है कि स्पेस को क्रिएट करना विद सेफ्टी के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ, कंफर्टेबिलिटी के साथ। एस्थेटिक तो होनी ही चाहिए उनके स्पेसेस में, बट फंक्शनैलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, आपको ये चीज तो समझ आ रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर्स का मेन काम होता है कि वो अपने स्पेसेस को प्रैक्टिकलिटी के साथ डिजाइन करें। प्रैक्टिकलिटी के साथ का मतलब, प्रैक्टिकलिटी का साथ का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पेस बेडरूम में छोटा बेडरूम है फॉर एग्जाम्पल, तो उस हिसाब से आप क्या बड़े फर्नीचर्स का वहां पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दोगे। अगर आप बड़े फर्नीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं तो यू आर गोइंग टू लूज द फंक्शनैलिटी इवन। नाउ व्हाट डज दिस फंक्शनैलिटी मीन। सबसे पहली चीज तो प्रैक्टिकलिटी आता है। प्रैक्टिकलिटी मतलब क्या हो गया, छोटा बेडरूम स्पेस है तो छोटे बेडरूम स्पेस के हिसाब से हमें छोटे फर्नीचर्स वहां पर इम्प्लीमेंट करना होगा, हमें वहां पर उन फर्नीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन करना होगा दैट इज गोइंग टू बी विद दैट। अब हमारा साइज अगर मीडियम का है और हम एक्सेल साइज की ड्रेस पहनेंगे देन इट विल लुक वेरी बैड ना, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि किसी और के कपड़े पहन लिया हमने। तो सेम इसी तरीके से अगर आप अपने खुद के स्पेसेस के अंदर, स्मॉल बेडरूम स्पेस के अंदर अगर आप बड़े फर्नीचर साइज का यूज करते हैं तो वहां पर ऐसा फील होगा कि कहीं और का फर्नीचर आपने कहीं और रख दिया है। ठीक है, कि मतलब ये जगह के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज ये प्रैक्टिकलिटी तो ये हो जाती है। अब इसमें इंक्लूडेड होता है आपका सेफ्टी और फंक्शनैलिटी। अब ये सेफ्टी और फंक्शनैलिटी इसमें कैसे इंक्लूडेड है। सेफ्टी कुछ यूं इस तरीके से इंक्लूडेड है कि जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आप उस पर्टिकुलर स्पेस में, छोटे से बेडरूम स्पेस में आप बड़े बेड का यूज कर रहे हैं, किंग साइज बेड का यूज कर रहे हैं, साथ में आप वार्डरोब भी रख रहे हैं, टेबल भी रख रहे हैं, तो वॉकिंग स्पेस कहाँ गया भाई। हमारा जो क्लियरेंस स्पेस होनी चाहिए चलने की वो कहाँ गई। मैक्सिमम जो चलने की स्पेसेस होनी चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट के आसपास। ठीक है, तो वो जो 2.5 से 3 फीट का स्पेस है वो तो बचा ही नहीं ना, क्योंकि किंग साइज बेड ने ऑलरेडी 6.5 फीट का स्पेस ले लिया एंड वार्डरोब ने ऑलरेडी 2 फीट का स्पेस ले लिया। 10 फीट का अगर बेडरूम ही है तो कहाँ ही बचा हमारे पास स्पेस, 1 फीट बच रहा है मुश्किल से। तो उस हिसाब से 1-1.5 फीट के हिसाब से क्या वो चलेगा वहां पर हमारा स्पेस, नहीं। वहां पर ना तो सेफ्टी होने वाली है ना तो फंक्शनैलिटी होने वाली है, बिकॉज उस पर्टिकुलर स्पेस में जब आप जाने वाले हैं ना तो यू विल फील क्रैम्प्ड। वहां पर ऐसा लगेगा बड़ा बड़ा स्पेस कुछ ज्यादा ही है।
ठीक है, सबसे पहली चीज। एंड दूसरी ये चीज हो जाती है कि जब आप उस पर्टिकुलर स्पेस में चलेंगे ना तो आपको यहाँ से चोट लगने वाला है, यहाँ से चोट लगने वाला है, यही होने वाला है। एक ये सेफ्टी हो जाता है एंड दूसरा और एक क्या सेफ्टी हो जाता है जो कि इंटीरियर डिजाइन स्पेस में हमें ध्यान रखना होता है। बहुत सारी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे द 2 सेफ्टी प्रॉब्लम। ओके, तो आगे हम लोग क्लासेस में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि व्हाट आर द सेफ्टी मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब देखिए, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लोरिंग करा रहे हैं अपने स्पेसेस के अंदर, तो जो आपका ये जो फ्लोरिंग होता है दिस वन, अगर आप करवा रहे हैं मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ, ठीक है, एंड आप यहाँ पर ग्लॉसी वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्लॉसी वाला ये जो टाइल्स है, क्या आप सेम यही टाइल्स अपने बाथरूम स्पेस में यूज कर सकते हैं? इट्स अ बिग नो, बिकॉज क्या होगा कि ये जो टाइल्स होता है ना, ये बहुत स्लिपरी होता है, इसके अंदर स्लिप रेजिस्टेंसी प्रॉपर्टीज नहीं रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार हम जब बैंक विजिट करते हैं या फिर कोई ऐसे कमर्शियल स्पेसेस विजिट करते हैं तो वहां पर उन्होंने ये चीज का ध्यान नहीं रखा होता है कि वो जो टाइल्स का यूज कर रहे हैं, जो वो फ्लोरिंग का यूज कर रहे हैं, इट शुड बी स्लिप रेजिस्टेंट, क्योंकि वहां पर हाई ट्रैफिक एरिया होने वाला है, वहां पर कई लोग आने वाले, कई लोग जाने वाले हैं, वो पब्लिक एरिया हुआ एक तरफ से, तो वहां पर फिसलने का चांस पूरा रहता है। बिकॉज हम बहुत बार वहां चलते तो ऐसा लगता है कि अब नहीं तो तब हम गिरने वाले हैं उस पर्टिकुलर स्पेसेस के अंदर। तो इट इज बिकॉज कि उस पर्टिकुलर टाइल्स के अंदर आपकी स्लिप रेजिस्टेंसी क्वालिटीज नहीं रहती है। अब यहाँ पर डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स की अगर हम बात करें, इस डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स ये जो होता है ना, ये आपका आ जाता है वॉशरूम एरियाज के लिए। ये आप इसे अपने वॉशरूम एरियाज के लिए आराम से यूज करते हैं। इट्स बिकॉज कि इसके अंदर कुछ टेक्सचर सा होता है ना, इसके अंदर ग्रिपिंग क्वालिटीज होता है कि ये ग्रिप संभाल ले, ठीक है। तो इसी वजह से हमें जब भी यूज कर रहे होंगे टाइल्स, तो हमें ये ध्यान में रखनी होगी कि हम किस टाइप की टाइल्स का यूज करने वाले हैं, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी ये चीज हो जाती है कि वहां पर अब सेम टू सेम हो जाता है कि हम फंक्शनैलिटी का ध्यान में रख रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर फंक्शनैलिटी का क्या काम आ जाता है? फंक्शनैलिटी का यही काम आ जाता है कि हम जो है अपने बेडरूम स्पेसेस में, चलिए भले हम लोग जो है ग्लॉसी टाइल्स का यूज करते हैं, बट अगर हम टॉयलेट के लिए यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज टेक्सचर टाइल्स या फिर डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स। स्लिप रेजिस्टेंसी जिसके अंदर प्रॉपर्टीज हो, जिसका टेक्सचर थोड़ा सा ना विजिबल हो, जिसके वजह से वी विल नॉट बी स्लिपिंग ओवर देयर, ठीक है। तो ये गोल होता है इंटीरियर डिजाइनर्स का। इंटीरियर डिजाइनर्स का काम ये नहीं होता है कि वो अपने स्पेसेस में सारी चीजों को फिलअप कर दे and then the space feel cramped. It's not about कि इंटीरियर डिजाइनर्स अगर हम हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसेस को एस्थेटिकल एंड ब्यूटीफुल बनाना है। इट्स अबाउट दैट कि हम एस्थेटिकल एंड ब्यूटीफुल बनाने के साथ साथ फंक्शनैलिटी का भी ध्यान में रखें। एंड ये प्रॉपरली कब हो पाएगा? जब हम स्टेप 1 प्लानिंग के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। नाउ प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है? प्लानिंग जो होता है, हम सबसे पहले प्लान कर रहे होते हैं अपने ऑटोकैड में, एंड देन वहां पर हम फर्नीचर्स वगैरह जो भी यूज कर रहे होते हैं, है ना, वो उसके प्रॉपर साइज में यूज कर रहे होते हैं कि इतना जो हमें क्लियरेंस स्पेस है 2.5 से 3 फीट के आसपास, दोनों बेड के साइड में, अगर हमारा बेड मिडल में तो बोथ द साइड मैक्सिमम हमें 2.5 से 3 फीट का स्पेस जो लीव करना है, सर्कुलेशन स्पेस, वो सर्कुलेशन स्पेस हमें चाहिए होगी। तो ये सब पॉसिबल क्यों हो पाता है? ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है? जब हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, जब हम सही तरीके से प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रहे होते हैं। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, ठीक है। विदाउट प्लानिंग वी शुडंट डू एनीथिंग। तो इंटीरियर डिजाइनर्स करता क्या है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी गेट इज दैट कि हर किसी के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि इंटीरियर डिजाइनर्स का आखिर काम क्या होगा, तब वो करेंगे क्या फिर, है ना। ये सारी चीजों को जब वो लोग फोकस में रख रहे हैं कि अपने स्पेसेस को फंक्शनैलिटी में रखना, स्पेसेस को सिर्फ एस्थेटिक या फिर ब्यूटीफुल नहीं बनाना, तो ये इंटीरियर डिजाइनर्स का काम क्या होगा एंड कैसे वो करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम जो होगा, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, इज दैट स्पेस प्लानिंग। स्पेस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर ये आपका पर्टिकुलर स्पेस है, इस पर्टिकुलर स्पेस में आप किस तरीके की फर्नीचर यूज करने वाले हैं, किस तरीके की लाइटिंग यूज करने वाले हैं,
किस तरीके का मटेरियल यूज करने वाले हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है हम इंटीरियर डिजाइनर्स के ऊपर आ रहा होता है। ठीक है, हमें ये इंश्योर करना होता है कि हमारे स्पेस में एक अच्छा मूवमेंट हो, एक अच्छा फंक्शनैलिटी ऑफ स्पेस हो। इसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है डिजाइन कंसेप्ट को समझना। अब डिजाइन कंसेप्ट को हम किस तरीके से समझेंगे, हम इंटीरियर डिजाइनर्स को एक थीम के साथ काम करना होता है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल, अभी ये चीज मैं आपको एक क्लियर प्रोजेक्ट से समझाऊंगी ना, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से, तो आपको ज्यादा समझ आएगा, बट मैं अभी एक बेसिक से एग्जांपल आपको लेकर के बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी फैमिली की शादी में जा रहे हैं, आपका खुद की फैमिली में शादी होता है, तो आप वहां पर एक थीम बेस्ड ड्रेस बनाते हैं, है ना, कि मतलब हम लहंगा पहनने वाले हैं या फिर हम कोई शेरवानी पहनने वाले हैं, ये हमारा डिजाइन थीम, ये हमारा थीम होता है ड्रेस का। तो सेम इसी तरीके से ना डिजाइनिंग पार्ट में भी आपका थीम होता है कि हम ट्रेडिशनल में जाने वाले हैं, मॉडर्न में जाने वाले हैं या फिर मिनिमलिस्ट में जाने वाले हैं। ये सारे डिजाइन स्टाइल होता है जो कि हम लोग थीम में बदल सकते हैं उसको, वो थीम पर्टिकुलरली हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पे आप जाते होंगे, किसी रेस्टोरेंट की ही हम बात कर ले, तो वो आपका ट्रेडिशनल बेस्ड डिजाइन में रहता है, तो वो क्या होता है, वो थीम उन्होंने फॉलो की होती है। आजकल तो कैफेज वगैरह जो है वो कितने सारे आ रहे हैं जो कि आपका प्रॉपर्ली बहुत सारे थीम एंड कंसेप्ट के साथ बने होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपका एक कॉमिक बुक के इंस्पिरेशन से लिया हुआ कैफे है ना, वो वाला मैं दिखाती हूँ एक बार। सी इस तरीके का कुछ, तो ये जो डूडल्स डिजाइन 2D बुक वाला डिजाइन जो है, इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्ड, बिकॉज ऑफ कॉमिक बुक का इंस्पिरेशन लिया गया है यहाँ पर, एंड इस तरीके से कुछ कैफे को डिजाइन किया गया है। नाउ यू सी, ये दिखने में ऐसा लग रहा है दैट इट इज अ 2D आर्ट, बट बेसिकली ये 3D है इसके अंदर, बट इंस्पिरेशन क्या है इसका, कॉमिक बुक का इंस्पिरेशन है। आप देख सकते हैं स्केचेस वगैरह यहाँ पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इट इज अ स्केच एंड शी इज सिटिंग इनसाइड द बुक, है ना, ऐसा लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे थीम है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, नेचर इंस्पायर्ड अगर हम जाएं तो बायोफिलिक थीम, अगर बायोफिलिक कैफे लिखती हूँ मैं, यहाँ पर पूरा प्लांट इंस्पायर्ड जो है ना, नेचर से इंस्पायर्ड आपको यहाँ पर जितने भी आएंगे ना, दैट विल बी फ्रॉम नेचर इंस्पायर्ड। सो इट इज बिकॉज कि हम लोग यहाँ पर वो थीम ले रहे हैं। डिजाइनिंग के अंदर हम डिजाइनर्स जो है ना, कभी भी विदाउट थीम नहीं काम कर रहे होते हैं, हम हमेशा थीम के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें मूड बोर्ड वगैरह, स्केचेस वगैरह, 3D विजुअलाइजेशन वगैरह करनी होती है। तो अब भाई अगर हम बायोफिलिक थीम कर रहे हैं, अगर हमें इस तरीके से डिजाइनिंग करनी है, तो जाहिर है हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, 3D विजुअलाइजेशन कुछ करना पड़ेगा, मूड बोर्ड बनाना पड़ेगा कि हम इस तरीके का थीम जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। प्लस एट द सेम टाइम हमारा काम होता है मटेरियल सिलेक्ट करना और कलर का भी सिलेक्शन करना। यहाँ पर हमें फ्लोरिंग की क्या मटेरियल होनी चाहिए, वॉल फिनिशेस की क्या मटेरियल होनी चाहिए, कैसा फैब्रिक यूज करने वाले हैं, कैसा पेंट यूज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर स्पेस में, फर्नीचर किस तरीके की होगी, ऑर्गेनिक की होगी या फिर आपकी जो है ट्रेडिशनल बेस्ड होगी या फिर आपकी मॉडर्न बेस्ड होगी। ये सारी चीजें जो है डिपेंड करता है हम डिजाइनर्स के ऊपर, बिकॉज थीम एक बार कंसिडर हो गया ना, तो आगे हमारा कंसिडरेशन होता है मटेरियल एंड कलर सिलेक्शन के ऊपर, वही थीम बेस्ड के ऊपर। इसके ठीक बाद हो जाती है आपकी लाइटिंग, लाइटिंग का काम आता है। तो लाइटिंग देखिए यहाँ पर कितने तरह का लाइटिंग आप देखेंगे, बहुत सारे तरीके के लाइटिंग्स देखेंगे। सी this kind of lighting, and then again if you will come over here you can see सीलिंग में लाइटिंग किस तरीके से दी गई है। so you will come through various kinds of lighting, if you will see ना, लाइटिंग्स के कई सारे वेरिएशंस आपको दिखेंगे, जो कि आपका नेचुरल लाइटिंग होगा, आपका पेपर बेस्ड लाइटिंग होगा, यहाँ तक कि आपका लाइक बायोफिलिक बेस्ड लाइटिंग होगा। सो ये फैब्रिकेटेड बेस्ड लाइटिंग भी हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हो किस लिए रही है, हो कैसे रही है, हो इसलिए रही है एंड हो ऐसी रही है कि हम लोग जो है ना डिजाइनर्स, वी आर कंसिडरिंग द मोस्ट बेसिक जो कि हमारा थीम होगा, एंड वही थीम के अकॉर्डिंग हम आगे मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइटिंग की पार्ट चल रही होती है, एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है ना आगे जब कंसिडर हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट, तो उसके बाद हम लोग आगे जो है ना अपने टेक्निकल ड्राइंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में हम आएंगे अभी। तो ये काम हम इंटीरियर डिजाइनर्स जो है ना बेसिकली कर रहे होते हैं। अब इसी के ठीक बाद आपका आ जाता है डिफरेंसेस बिटवीन
लाइक यू नो इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर एंड आर्किटेक्ट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंटीरियर डिजाइनर्स यू ऑलरेडी नो कि क्या होता है, ठीक है। अब आर्किटेक्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो आर्किटेक्ट जो होते हैं ना वो आपका स्ट्रक्चर और लेआउट ऑफ द बिल्डिंग बेसिकली डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपका वॉल हो गया, रूफ हो गया, डोर्स हो गए, विंडो हो गए, एंड ओवरऑल जो बिल्डिंग का फॉर्म होता है ना दैट इज बीइंग डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मेन काम होता है कि बिल्डिंग के एक्सटीरियर और स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन एंड वर्किंग ड्राइंग्स उसी के बेसिस पे करना, एंड देन यहाँ पर वो लोग ध्यान रखते हैं कि सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड वेंटिलेशन सही प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपने कभी साइट विजिट किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। एक बेडरूम है तो उसमें भी विंडोज कितना होना चाहिए, कैसा पॉइंट पे होना चाहिए, एंड डोर कहाँ होनी चाहिए, किस तरीके की वेंटिलेशन आनी चाहिए, वो सारी चीजों को कंसिडर करके एक प्रॉपर बिल्डिंग प्लानिंग हो रही होती है। एंड अगर प्रॉपर बिल्डिंग प्लानिंग उस बेसिस के हिसाब से नहीं होती है देन यू विल एंड अप गेटिंग फेसिंग मेनी इश्यूज लाइक वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी बिल्डिंग में, आपका पानी का सप्लाई सही नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजों को जो है सॉल्व कौन कर रहा होता है, इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, एंड गवर्नमेंट रूल्स के अंदर जो है ये सारी चीजें डिजाइन अप हो रही होती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी मैंडेटरी कि जब भी बिल्डिंग डिजाइन हो तो ये सारी चीजों को कंसिडर करे आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर्स एंड जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टूल्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं आर्किटेक्ट लोग, वो लोग यूज करते हैं ऑटोकैड का, रेविट का, स्केचअप का, 3ds मैक्स का। यू ऑल नो कि स्केचअप एंड 3ds मैक्स में एंड रेविट में हम लोग एक्सटीरियर प्रोजेक्ट आराम से बना सकते हैं। एंड रेविट तो आपका BIM एंड ये सारी चीजें जो है बनाने के लिए इट्स लाइक बहुत ही सही, मतलब स्ट्रक्चर वगैरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप BIM सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली फोकस क्या होता है, बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर और सेफ्टी को समझना, ये काम होता है आर्किटेक्ट का। अब इंटीरियर डिजाइनर्स का क्या काम होता है, इन जनरल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं वो इनसाइड स्पेसेस को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के साथ साथ फंक्शनैलिटी का भी ध्यान में रख रहे होते हैं एंड सेफ्टी का भी ध्यान में रख रहे होते हैं। मेन वर्क जो हमारा होता है हम इंटीरियर डिजाइनर्स का वो होता है प्लान करना स्पेस की लेआउट को, स्पेस की लेआउट को समझ करके फर्नीचर की प्लेसमेंट करना कि किस तरीके की फर्नीचर लगेगी, कितनी साइज की फर्नीचर लगेगी, लाइटिंग, मटेरियल, ये सारा काम हमारा होता है। एंड हम लोग जो है मेन स्ट्रक्चर जो है वो आर्किटेक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। मेन स्ट्रक्चर वगैरह अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका जो कॉलम आता है, बीम आता है, अगर उसके ऊपर कुछ प्रॉपर लाइक कुछ भी चीजें करनी है आपको तो वो मेन आप जो है ना या सिविल इंजीनियर्स या फिर आपका जियो टेक्निकल इंजीनियर या आर्किटेक्ट उनके साथ आप कंसिडर करेंगे, उनके साथ आप वर्क करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग 3D व्यूज निकाल रहे होते हैं, रेंडरिंग करके, है ना, व्यूज वगैरह निकाल रहे होते हैं अपने बेडरूम स्पेस का, लिविंग एरिया, जो भी हमें डिजाइन करना होता है, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं किसके किसके साथ। जब हमारा डिजाइन फाइनलाइज हो जाता है तो हम लोग किसके किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, कारपेंटर्स के साथ, इलेक्ट्रीशियंस के साथ, प्लम्बर्स के साथ, इवन जो शॉप जो हम लोग जहां से परचेज कर रहे हैं ना मटेरियल वगैरह, उनके साथ भी हमें कंसिडर करना होता है। इसके ठीक बाद हम लोग जो टूल्स यूज करते हैं वो टूल्स क्या क्या है, ऑटोकैड का यूज करते हैं, स्केचअप का यूज करते हैं, फोटोशॉप का, ल्यूमियन का, स्केचअप, वी-रे, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे होते हैं। एंड इवन इफ समवन इंटीरियर डिजाइनर्स वर्क दे कैन वर्क विद रेविट आल्सो, ठीक है। तो हमारा क्या फोकस होता है, हमारा फोकस होता है फंक्शनैलिटी प्लस एस्थेटिक ऑफ इंटीरियर स्पेसेस के अंदर ध्यान में रखना। अब इंटीरियर डेकोरेटर का क्या काम होता है, इंटीरियर डेकोरेटर ओनली फोकसेस ऑन ब्यूटिफाइंग द स्पेस, ओके। उनका ये मेन मुद्दा होता है कि स्पेस जो है ना वो ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए। अब लुक और फील जो है वो स्पेसेस का जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर जब पूरा का पूरा डिजाइन हो जाता है तब इंटीरियर डेकोरेटर काम कर रहे होते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर का मेन काम जो होता है फर्नीचर को चूज करना, कर्टेन्स, पेंट्स, वॉलपेपर, लाइटिंग फिक्सचर्स एंड एक्सेसरीज, ये सारी काम होती है जो कि इंटीरियर डेकोरेटर कर रहे होते हैं। इन लोगों का कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकते ये लोग सिर्फ और सिर्फ विजुअली डेकोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये लोग एग्जिस्टिंग स्पेस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। लाइक इंटीरियर डिजाइनर्स जो है ना सारा काम कर देते हैं, प्लानिंग, लेआउट वगैरह, जिस तरह का मतलब साइज का फर्नीचर, शेप वगैरह लगने वाला है, ये सारा काम
हम इंटीरियर डिजाइनर्स कर लेते हैं। इनका काम यही होता है कि फर्नीचर सेलेक्ट करना, कर्टेन्स हो गया, पेंट्स हो गया, वॉलपेपर हो गया, ये सारी चीजें। एंड ये लोग जो है ना थोड़ा बहुत अगर वर्क करते हैं तो विथ मूड बोर्ड, कलर पैलेट एंड सैम्पल मटेरियल। आपने देखा है कि मतलब लाइक बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह जो डिजाइन करना होता है वो डेकोरेटर कर रहा होता है। बाकी उसमें इंटीरियर डिजाइनर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज अगर स्पेसेस की फंक्शनैलिटी वगैरह समझना हुआ तो। लेकिन इवेंट की जो डेकोरेटर की काम होती है वो डेकोरेटर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर इन लोगों का मेन फोकस क्या होता है कि इन लोगों का मेन फोकस यही होता है कि एस्थेटिकली अपीलिंग दिखना चाहिए इनका स्पेस, और डेकोरेशंस के ऊपर इनका सबसे ज्यादा मेन फाइनलाइजेशन रहता है, ठीक है। तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डिजाइनर, डेकोरेटर एंड आर्किटेक्ट। दे ऑल थ्री आर डिफरेंट एंड इन लोग तीनों का काम जो है ना डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। एंड नाउ कम्स ओवर हियर कि अब यहाँ पर ये चीजें डिजाइनर्स जो है ना वो कैसे सिस्टमैटिक मेथड में फॉलो कर रहे होंगे। अब हर इंटीरियर डिजाइनर प्रोजेक्ट जो ले रहे होते हैं तो वो लोग सिस्टमैटिक मेथड में काम कर रहे होते हैं, तब जा करके हमारा काम जो है ना प्रोफेशनल प्रोसेस में आएगा। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, लाइक यू नो सिस्टमैटिक वे में फॉलो नहीं करेंगे, देन वी विल एंड अप डिजाइनिंग अ प्लेस इनटू डिजास्टर, ओके। बिकॉज देखिए मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेस को डिजाइन करें, आपने प्लानिंग नहीं किया, आपने कंसिडर नहीं किया कुछ भी, एंड आप चले गए मटेरियल के लिए, है ना। तो आपको सबसे पहले तो प्लानिंग करनी होगी, उसके बाद आपको सबसे पहले समझना होगा कि कौन कौन सा मटेरियल आप यूज करने वाले हैं, बजट क्या है क्लाइंट का, एंड देन यू विल एंड अप गेटिंग टू द स्टोर एंड आप वहां पर मटेरियल परचेज करेंगे। सबसे पहले आपका ये काम नहीं होने वाला कि आप स्टोर पे पहुंच जाओ एंड आप वहां के लिए मटेरियल सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, या फिर बेडरूम है तो बेडरूम की फर्नीचर सिलेक्ट करना स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सिस्टमैटिक मेथड क्या है कि रिसर्च करना। रिसर्च करना का मतलब क्या हो जाता है कि रिसर्च मीन्स व्हाट डज रिसर्च मीन। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है कि क्लाइंट का नीड समझना कि क्लाइंट क्या चाहता है। अब आपके पास अगर मैं प्रोजेक्ट दे रही हूँ आपको करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको मेरी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, आपको मेरी लाइफस्टाइल समझनी पड़ेगी, मेरी टेस्ट समझनी पड़ेगी, मेरी बजट समझनी पड़ेगी, आपको मेरी स्पेस को समझनी पड़ेगी, साइट की कंडीशन को समझनी पड़ेगी, एंड देन आपको मेजरमेंट्स वगैरह लेनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम भी समझना पड़ेगा कि साइट में क्या प्रॉब्लम है, लाइक वहां पर लाइटिंग पुअर है, नेचुरल लाइट सही नहीं है, साइट में ये इशू है कि डैम्प लग सकता है बहुत जल्दी, तो उस हिसाब से मटेरियल हमें सही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें कैसे पता लगेगा? साइट विजिट करने के बाद ही पता लगेगा। अब आपको मेरा नीड भी समझना है कि मुझे उस पर्टिकुलर स्पेस में क्या चाहिए होगा, मुझे उस पर्टिकुलर स्पेस में लाइक मुझे बेडरूम चाहिए होगा, बेडरूम स्पेस चाहिए होगा, लिविंग एरिया स्पेस चाहिए होगा, या फिर ऐसा स्पेस चाहिए होगा जो कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक कन्वर्सेशनल स्पेस चाहिए कि मैं एक क्योंकि मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, तो मैं जो हूँ इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ जो भी कोलैबोरेशन करूँ तो मैं उस पर्टिकुलर स्पेस में करूँ, तो इट्स लाइक अ कन्वर्सेशनल स्पेस, वो एक लिविंग एरिया की तरह भी काम में आए एंड मेरी जो प्रोफेशन है उसके स्पेस में अकॉर्डिंगली काम में आए, ठीक है। या फिर एक ऑफिस में डिजाइन करवा रही हो, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रिसर्च करने के बाद ही समझ आएगा, आपको मेरे से बात करने के बाद ही समझ में आएगा। इसके बाद आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज इन द सेंस, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे जो है ना इस पर्टिकुलर स्पेस में एक ऑफिस चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, एंड मुझे वर्किंग ऐसा स्पेस में चाहिए कि मुझे नेचर जो है ना वो थोड़ा रिलेटेड चाहिए, बिकॉज आई फील रिफ्रेश्ड वर्किंग ओवर हियर इन नेचर, एंड इसके साथ साथ मुझे नेचुरल लाइट ज्यादा चाहिए। तो आप क्या सोचेंगे उस वक्त आप क्या एनालाइज करेंगे कि जो भी विंडो स्पेस होगा, आप जब साइट विजिट कर रहे होंगे तो विंडो स्पेस के सामने ही इसका टेबल लगाना सही रहेगा, एंड इसके साथ साथ साइड बाय साइड स्टोरेजेस वगैरह, एंड इसके साथ साथ अगर प्लांटेशन वगैरह चाहिए तो उसके बारे में भी आप सोचेंगे, वॉल आर्ट के बारे में सोचेंगे। ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे। एनालाइजेशन कैसे होता है? एनालाइजेशन इज प्रॉपरली विजिबल, कि मतलब जब आप वहां पर क्या कर रहे होंगे, आप सबसे पहले जब मेरी नीड समझ लेंगे ना, तो यहाँ पर आपका क्रिएटिविटी का स्टेज आता है। मतलब यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे डिजाइन मुझे अपने इंटरनेट के थ्रू दिखाएंगे, बहुत सारे इमेजेस को सिलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू मी।
अकॉर्डिंग टू माई नीड्स, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले आप डिजाइन नहीं करने लग जाएंगे, सबसे पहले आप एग्जाम्पल दिखाएंगे, सैंपल दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जो कि आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिसर्स उस तरीके की दिखाएंगे, बायोफिलिक थीम्ड ऑफिस होगा बेसिकली मेरे लिए, तो उस तरीके की थीम्ड में ऑफिस दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी कि यस मुझे जो है इस तरीके की कुछ पसंद है, तो फिर उसके हिसाब से आप मूड बोर्ड तैयार करेंगे, टेबल चेयर वो सारी चीजें उसमें इंक्लूडेशन रहेंगी, है ना। एंड फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कंफर्ट रहे उस पर्टिकुलर स्पेस में। कंफर्ट इन व्हाट? कंफर्ट इन चेयर, कंफर्ट इन लाइटिंग, अर्गोनॉमिक का कंसिडरेशन रहेगा। व्हाट डज दिस अर्गोनॉमिक मीन? अर्गोनॉमिक का मतलब हो जाता है कि हमारा चेयर एंड टेबल का डिफरेंसेस में कितना लाइक यू नो हाइट डिफरेंस कितना होना चाहिए, क्या मेजरमेंट होनी चाहिए जो कि वर्क करने में एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत कंफर्ट हो। तो ये सारी चीजों का ध्यान जो है आपको रखना पड़ेगा। ये आप डीपली एनालाइज कर रहे होंगे इस प्रोसेस ऑफ टाइम में। इसके बाद आप स्पेस प्लानिंग करेंगे एंड स्पेस प्लानिंग करने के बाद आप जो है मुझे दिखाएंगे, सॉरी स्पेस प्लानिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले आप एनालाइज करके मुझे जो सैंपल्स दिखाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कंसेप्चुअलाइज करेंगे। कंसेप्ट जो निकलेगा डिजाइन का उसके आगे आप वर्क ऑन करेंगे। तो ये चीजें मैं आपको एक सैंपल ऑफ प्रोजेक्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडियो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चनरीज हमेशा ध्यान में रखें, ये क्वेश्चनरीज रहेंगे ही रहेंगे। इट्स वेरी मच लाइक यू नो मतलब ये मैंडेटरी है कि ये सारे क्वेश्चनरीज रहना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप क्लाइंट के साथ ये सारे क्वेश्चनरीज डिस्कस करेंगे कि सबसे पहली बात तो उनका नाम, आपको मेरा नाम पता लग ही जाना है अगर मैं एज अ क्लाइंट आ रही हूँ। एज आप जानना चाहते हैं तो जान भी सकते हैं, अदरवाइज नो इम्पॉर्टेंट, आप जो है देख के भी समझ सकते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, हॉबीज क्या है, लाइक्स डिसलाइक्स, फेवरेट फूड, प्लेसेस, कलर्स, ये सारी चीजें जो है ना आपका बेसिकली कम्युनिकेशन के दौरान कुछ चीजें बहुत सारी हैं जो कि आपको पता लग जाएगा मेरे बारे में। इसके ठीक बाद आ जाता है जो मेन क्वेश्चंस जो आपको अपने क्लाइंट्स के साथ पूछना ही पूछना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ जाएगा वो ये आ जाता है कि ये पर्टिकुलर स्पेस को यूज कौन करने वाला है, वेदर यू आर गोइंग टू यूज द स्पेस या फिर कोई और सेकंड पर्सन है जो कि यूज करेगा उस पर्टिकुलर स्पेस को। अगर वो सेकंड पर्सन है तो आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट, उसकी भी नीड्स जानना जरूरी है, बिकॉज जाहिर है कि आप उसके अकॉर्डिंग ही स्पेस को डिजाइन कर रहे होंगे। अब उस पर्टिकुलर स्पेस में अगर आप अपने लिए डिजाइन करवा रहे हो तो आप क्या फील करना चाहते हो उस पर्टिकुलर स्पेस में, है ना। अब ये जो फीलिंग है ये कैसे समझ में आएगा? आपका लाइक और आपके डिसलाइक की वजह से, बिकॉज कुछ चीजें अगर आपको नहीं पसंद होगी उस पर्टिकुलर स्पेसेस में, जो कि डिसलाइक के अंदर, अगर आपको मान के चलिए बाय नेचर आपको रोशनी पसंद है, आपको अंधेरा नहीं पसंद है, तो अगर डार्क रूम आपको बेसिकली नहीं पसंद है तो डार्क कलर्स भी नहीं पसंद है आपको, तो ये मुझे जब पता लगेगा कि आपको डार्क रूम एंड डार्क कलर्स नहीं पसंद है, तभी तो मैं प्रॉपरली डिजाइन कर पाऊंगी ना। वहां पर पर्टिकुलर स्पेस में मैं डार्क कलर्स का यूज ना के बराबर करूंगी या नहीं करूंगी। आपको लाइक मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा प्लांटेशन वगैरह पसंद है, तो मैं प्लांटेशन वगैरह यूज करूंगी आपके स्पेसेस में। अगर आपके पर्टिकुलर स्पेस में मान के चलिए फॉर एग्जांपल नेचुरल लाइट या फिर इतना ज्यादा सुविधा नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्पेसेस में हम प्लांटेशन वगैरह रखें एंड इट विल बी अलाइव, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्पेस में हम लोग विजुअली बैलेंस करने वाला जो होता है इपॉक्सी, बेसिकली फेक, तो हम लोग जो है उस प्लांटेशन का यूज करेंगे। बिकॉज देखिए साइकोलॉजिकली हम नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं, बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इपॉक्सी या फिर अगर हम लोग ऐसे फेक वाला जो होता है ना प्लांटेशन वगैरह या फिर वॉल पे जो विजुअल्स लगाते हैं, तो उस तरीके की चीजों को अगर हम लगाएंगे तो वो आप पसंद करेंगे अपने स्पेसेस के अंदर। तो यहाँ पर लाइक्स ये हो जाता है, ठीक है, एंड डिसलाइक ये हो जाता है। तो आगे देखिए मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको ये समझना है कि उस पर्टिकुलर स्पेस को यूज कौन करने वाला है, आप उस पर्टिकुलर स्पेस में कैसा फील करना चाहते हैं, एंड आप उस पर्टिकुलर स्पेस में लाइक मान के चलिए फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर रेनोवेशन प्रोसेस, ठीक है, आप रेनोवेशन के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर है आपको कुछ चेंजेस करना है तभी तो आप रेनोवेशन कर रहे हैं, कुछ चीजें इंप्रूव करनी है तभी तो आप रेनोवेशन कर रहे हैं। तो आप उस पर्टिकुलर स्पेस में इंप्रूवमेंट क्या चाहते हैं, ये जो है आपको जो है जानना जरूरी है। एंड आप उस पर्टिकुलर स्पेस में अचीव क्या करना चाहते हैं, एंड अब उस पर्टिकुलर ड्रीम स्पेस को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजों को आपको जो है ना क्वेश्चंस जो है पूछनी है क्लाइंट के साथ।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीजों को जानो, बिकॉज अगर आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो यू विल एंड अप डिजाइनिंग लिटिल बिट रॉन्ग वे। हो सकता है कि वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग ना हो, क्लाइंट के अकॉर्डिंग लाइक्स एंड डिसलाइक का ध्यान ना रखा जाए, तो हो सकता है मे बी कि हम डिजाइनिंग करते वक्त उनका नापसंद चीज उनके स्पेसेस में डाल दें एंड वो उस पर्टिकुलर स्पेस में डिजाइन करने के बाद भी, डिजाइन करवाने के बाद भी वो रहना पसंद नहीं करें। ठीक है, अगर आपकी मनपसंद चीज, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपको बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है एंड अगर आप बास्केटबॉल बास्केट बनवाते हैं अपने एक पर्टिकुलर रूम के कॉर्नर ऑफ द स्पेस में, तो आपको उस पर्टिकुलर स्पेस में तो रहने का मन करेगा ना, बिकॉज आपकी पसंद वाली चीज है वहां पर, है ना। जब हमारी चीज जो पसंद वाली होती है हम उनको छोड़ करके नहीं हटना चाहते अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, लेकिन वही अगर हमारे स्पेसेस के अंदर कुछ ऐसा चीज है जो कि वी डोंट लाइक, वी डिसलाइक इट, तो हम उस पर्टिकुलर स्पेस में रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक दिन रहना पसंद करें, दूसरा दिन, बट तीसरा दिन वी विल एंड अप डिसलाइकिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए, डिजाइनिंग हमें ऐसे करनी है कि वो पर्टिकुलर स्पेस हमारे बारे में, अगर हम अपने बारे में डिजाइन करवा रहे हैं, हम अपना बेडरूम डिजाइन करवा रहे हैं, तो वहां पर हमारा जो विजुअल है ना, जो हमारा पर्सनालिटी है वो उभर कर आना चाहिए। डिजाइन शुड बेसिकली स्पीक अबाउट यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दीज थिंग्स इम्पोर्टेंटली इन योर माइंड कि ये सारा क्वेश्चंस क्या क्या है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क विथ योर क्लाइंट। ठीक है, अब इसके ठीक बाद आ जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? लाइक्स, डिसलाइक, फैमिली की क्या स्टेटस है, लाइफ मोटो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यवहार जो है वो आपका क्लाइंट के साथ बैठ करके बात करके ही पता लग जाना है एंड वो कुछ चीजें बताएगा ही बताएगा कि मतलब एडवेंचरस है, उसे उसकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा डैट ही और शी इज जेनरस और नॉट, पेशेंस है या नहीं है। बिकॉज अगर आप इंटीरियर डिजाइनर्स हो ना तो आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए सुनने की। ठीक है, और इसके साथ साथ आप उस पर्टिकुलर इंसान का लाइफ का मोटो क्या है वो बता सकते हैं, आप सुन सकते हो। ठीक है, फैमिली स्टेटस क्या है ये जानना तो जरूरी है। मतलब बेसिकली अगर आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो उनका बजट जानना जरूरी है, बिकॉज बजट ही हमारा मेन पूरा का पूरा डिजाइन का जड़ है। ठीक है, इसके साथ साथ उनको डिसलाइक क्या है, उनकी लाइक क्या है, ये आप पूछ लेना उनसे। इसके बाद आपकी वर्बल कम्युनिकेशन आती है, मतलब ऐसे नॉर्मली बातों बातों में, अच्छा आपको खाना क्या पसंद है, आपने क्या क्या जगह अब तक विजिट किया है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना पसंद है, ताकि वो चीजें हम उन पर्टिकुलर स्पेसेस में डाल पाए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल रीडिंग है, रीडिंग मेरी क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद है, तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए इनका बेडरूम डिजाइन करना है मुझे, तो इनका बेडरूम डिजाइन करने के साथ साथ एक कॉर्नर स्पेस रखेंगे, हम एक कॉर्नर स्पेस रखेंगे रीडिंग नुक एरिया। अब रीडिंग नुक एरिया कितना तरह का होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। सी इस तरीके का कुछ कॉर्नर स्पेस आप रख सकते हैं। या मान के चलिए फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कुछ ऐसा विंडो वगैरह का स्पेस है, तो आप इस तरीके का कुछ स्पेस जो है ना विंडो के सामने क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की स्पेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके का पूरा शेल्विंग यूनिट्स दो, आप सिर्फ शेल्विंग अगर यहाँ पर भी दे देते हैं ना तो बुक्स रखने की नीड पूरी हो जाती है। तो ये इस तरीके की कुछ चीजें आप कर सकते हैं अपने स्पेसेस के अंदर डिजाइन अपने क्लाइंट के, अगर उनको रीडिंग वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है। एक और जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये हो सकता है कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपका एक कॉर्नर स्पेस है इस तरीके का। ठीक है, ये कॉर्नर स्पेस है, तो यहाँ पर ये कॉर्नर स्पेस में वो जो आप मान के चलिए आपकी क्लाइंट जो है ना वो बहुत नेचर को भी पसंद करती है ना, उनको जो है स्टार्स, मून्स, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप एक मून, आजकल जो होता है ना मून, तो मून बनवा सकते हैं अपने वॉल पे एंड यहाँ पर आप एक रीडिंग एरिया बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाना है कि ये एक तरह से आपका नेचर का भी काम कर रहा है कि नेचर को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो उनको पसंद है, स्टार, मून वगैरह, एंड प्लस एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग इट हॉबीफुल स्पेस ऑल्सो, मतलब रीडिंग एरिया भी। तो ये काम अगर आपको पसंद है, सोचिए अगर आपके लिए मैंने डिजाइन किया ये जगह, ये पर्टिकुलर स्पेस, तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा इस पर्टिकुलर स्पेस में बैठ करके बुक को रीड करना। हम तो ज्यादा और भी ज्यादा शौक के साथ रीड करेंगे ना, हमारी हॉबीज और भी अच्छे से
उभर कर आएगी बाहर। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब इसके बाद जो है, जो भी चीज आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हो ना, ट्राई टू नोट इट डाउन। ठीक है, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट के साथ आप जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं उन चीजों को नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करने के बाद इस तरीके की प्रेजेंटेशन बनाइए। अब क्लाइंट को जो जो जगह जाना पसंद है, जो जो जगह पे लाइक उनको बैठ करके रिवर साइड में एंजॉय करना पसंद है, पानी को देखना पसंद है, आईसी रीजन में विजिट करना पसंद है, स्टार्स वगैरह को देखना पसंद है, एंड हिली एरियाज में जाना पसंद है, तो ये सारी चीजों को अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में लाते हैं तो यू आर एंड अप क्रिएटिंग लाइक यू नो, आप एक तरफ से अपने इमेजेस के थ्रू बहुत सारे डिजाइन की हेल्प निकाल सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो विजुअल हेल्प आ जाता है आपका। विजुअली किस तरीके के हेल्प हो जाता है कि लाइक माउंटेन यहाँ पर है तो माउंटेन का कलर पैलेट यूज कर सकते हैं, कलर पैलेट वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये जो चीजें हो गई, पानी वगैरह, लाइक मान के चलिए फॉर एग्जांपल पानी की साइड बैठना पसंद है, पानी की आवाजें सुनना पसंद है, तो वो जो DIY वाटरफॉल होता है ना, DIY वाटरफॉल इस तरीके का, इस तरीके का DIY वाटरफॉल जो होते हैं अमेज़न वगैरह पे भी आपका आराम से आ जाता है। तो इस तरीके के वाटरफॉल वगैरह जो है ना उनको पसंद है, दैट मीन्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनके पर्टिकुलर स्पेसेस के अंदर, है ना। तो ये वाटरफॉल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। इसके ठीक बाद यहाँ पर इनको स्टार्स देखना पसंद है, तो यहाँ पर आप ऑप्टिक फाइबर लाइटिंग सीलिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके की लाइटिंग जो है आप अपने पर्टिकुलर स्पेसेस में डाल सकते हैं। सो इट विल एंड अप क्रिएटिंग दैट लुक ओनली, कि स्टार वगैरह गेज करना पसंद है अगर किसी को, तो ये लुक आप क्रिएट कर सकते हैं अगर क्लाइंट वांट्स, ओके, अगर उनका बजट अलाउ कर रहा है तो, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। नाउ कम्स द पॉइंट, ये सारी चीजें हमें विजुअली इस तरीके से हेल्पफुल किया, है ना। तो ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि विद द हेल्प ऑफ द इमेजेस आपको ज्यादा समझ में आता है। अगर मैं जो चीजें आपको बोल करके बता रही हूँ एंड प्रैक्टिकली आई विल शो यू ना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको फूड करना पसंद है, तो इसका ये मतलब है कि इनकी किचन जब हम बना रहे होंगे ना, सो हमें ये ध्यान में रखना है कि किचन में ना इतनी अच्छी से चीजों को बनानी है कि अब कितनी अच्छी से चीजों को हम किचन में बनाएंगे। किचन में हम क्या कर सकते हैं, किचन में हमारा काउंटर टॉप ही होगा, किचन में हमारा वॉल कैबिनेट ही होगा। हाँ, यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं कि काउंटर टॉप जो हमारा होगा वो एग्जैक्ट सही लेवल हाइट पे दे, ताकि उनको काम करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। हाइट का ध्यान में रखें। दूसरा ये चीज लाइटिंग का ध्यान में रखें, किचन में प्रिपरेशन एरिया वगैरह की लाइटिंग का ध्यान में रखें, तो ये चीज हो जाती है। अब यहाँ पर ट्रैवलिंग करना पसंद है तो इधर से भी आपको कलर पैलेट, वॉल आर्ट वगैरह ये सारी चीजें आ रही है ध्यान में। लव्स टू डू एडवेंचर, अब एडवेंचर में क्या क्या चीजें पसंद है तो उसका भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लव्स राइडिंग बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल का भी देखिए कई सारे इंस्पिरेशन है। अगर किसी को बाईसाइकिल भी पसंद है ना, तो बाईसाइकिल इंस्पायर्ड लाइटिंग भी होती है, आपको दिखा देती हूँ। लाइक मान के चलिए बाईसाइकिल लैम्प इस तरीके का, ओह सॉरी, इस तरीके की, लाइक यू कैन सी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली इंस्पायर्ड हो गया, यही तो हो गया थीम, है ना, कि मतलब जो चीज पसंद है तो उसी के थीम के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग चल रही है, डिजाइनिंग की प्रोसेस हो रही है उसी के थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कम्स ओवर हियर लाइक्स, उसके बाद डिसलाइक्स। डिसलाइक्स को भी मेंशन कीजिए। डार्क रूम नहीं पसंद है तो डार्क कलर्स का यूज भी नहीं करेंगे एंड अपने स्पेसेस में लाइटिंग जो है वो ध्यान से करेंगे, ठीक है। क्राउडेड प्लेसेस नहीं पसंद है, इसका मतलब ये क्लाइंट जो है ना मिनिमलिस्ट लुक पसंद करता है, दैट मीन्स अपने स्पेसेस में जितनी जरूरतमंद चीज है वही करेंगे यूज, है ना। तो वो मिनिमलिस्ट इंटीरियर डिजाइन स्टाइल के अंदर आ जाता है। अब इसके बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है उसकी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके ठीक बाद व्हाट आर द फेवरेट फूड जो उनको पसंद है, तो फेवरेट फूड में उनको कढ़ाई पनीर, रेड चिली, ये सारी तो चीजें देखिए अब यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, बट बेसिकली ये सारा काम बस ऐसा हो गया कि मतलब टू मेक द प्रेजेंटेशन वेरी मीनिंगफुल, ठीक है। ये चीजें हो गई। फेवरेट स्पोर्ट्स के अंदर आपका बास्केटबॉल आ जाता है, फेंसिंग आ जाता है,
क्रिकेट आ जाता है, बैडमिंटन आ जाता है एंड साइकिलिंग आ जाती है। तो आप इन सब से इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर फेंसिंग पसंद है तो फेंसिंग से इंस्पायर्ड भी तो होता है ना। अगर यहाँ पर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल फेंसिंग, वो जो तलवार रखी होती है ना वॉल के ऊपर, ठीक है, तो उस टाइप की ये फेंसिंग यहाँ पर इस तरीके से आ गई है। ये जो तलवार है इसके ऊपर आपकी जो वॉल के ऊपर रखी होती है, खैर वो चीजें मैं आपको दिखा दूंगी आगे, अभी नहीं आ रही है। तो उस तरीके की अगर आप वॉल पे कुछ रखते हैं तो वो आपका फेंसिंग इंस्पायर्ड हो गया। मतलब एक वॉल है आपका एंड इस तरीके से आपने तलवार रखा हुआ है, इस तरीके से कुछ आपने देखा होगा राजा महाराजा के जमाने में इस तरीके की चीजें रहा करती थी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद कलर प्रेफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है क्लाइंट का लेना। अब क्लाइंट को न्यूट्रल पसंद है अपने स्पेसेस में करना, क्लाइंट को सब्टल कलर पसंद है, क्लाइंट को पेस्टल कलर पसंद है, या क्लाइंट को वाइब्रेंट कलर पसंद है, ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइंट की प्रेफरेंसेस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर प्रेफरेंस। इसके बाद क्लाइंट का क्या स्केड्यूल है, व्हाट डज शी गो थ्रू ऑल द टाइम, ऑल द डे, उनका क्या रूटीन है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ठीक बाद हॉबीज क्या क्या है, तो इससे भी आपको कई कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि रीडिंग बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया, सेम समझ लो गिटार का भी, कलेक्टिंग शूज। इसका ये मतलब है कि आप जो भी शूज स्टोरेजेस वगैरह उनके लिए बनाने वाले हो तो दैट विल बी लाइक वो आपका डिस्प्ले वाला होने वाला है, बिकॉज इनको शूज कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऑब्वियसली शी विल लाइक टू डिस्प्ले ऑल हर शूज। तो इस तरीके की आप डिस्प्लेइंग वाला कुछ शू कैबिनेट बनवाएंगे। इसी के ठीक बाद इनको जो है क्लबिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, वॉचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज इन इन वीकेंड्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर वीकेंड्स के हिसाब से अगर हम देखें, अगर इनको ये सारी चीजें पसंद है, प्रेफरेबल लगता है, तो फिर इसका ये मतलब है कि हमें लिविंग एरिया काफी अच्छे से डिजाइन करनी होगी, कंफर्टेबिलिटी के साथ डिजाइन करनी होगी। बिकॉज जाहिर है अगर आप लिविंग एरिया अगर आपका कंफर्ट के साथ नहीं रहने वाला तो आप यहाँ पर बैठ करके वेब सीरीज वगैरह देखना पसंद नहीं करोगे, है ना। इसके साथ साथ फैमिलीज या फिर फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आपका सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके पूरे के पूरे इंटीरियर स्पेसेस में, सबसे पहला इम्पैक्ट आपके लिविंग एरिया पे ही पड़ रहा होता है। बिकॉज वो पर्टिकुलर स्पेस जो होता है ना वो आपका सबसे पहला पॉइंट होता है जिसके ऊपर नजर जा रही होती है किसी भी गेस्ट वगैरह का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लांट वगैरह का केयर करना बहुत पसंद है, दैट मीन्स माई क्लाइंट इज लिटिल बिट टूवर्ड्स द नेचर ऑल्सो, बट ज्यादातर तो यही समझ में आ रहा है कि एडवेंचरस है। बिकॉज बकेट लिस्ट की अगर हम देखें तो उनको पेरिस जाना पसंद है, लद्दाख, लॉन्ग ड्राइव, स्काई डाइविंग। नाउ सी शी इज वेरी मच एडवेंचरस। इसके साथ साथ यहाँ पर पेरिस जाना भी पसंद है, तो एडवेंचरस के साथ साथ नेचर भी, तो आप दोनों में से कोई भी इंस्पायर्ड ले सकते हैं। तो एडवेंचरस प्लस नेचर दोनों ले सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हो जाती है ना। सी बकेट लिस्ट में अगर कुछ चीजें एडेड है तो अगर आप उसे उस पर्टिकुलर स्पेसेस में डालते हो, लाइक पेरिस का एक छोटा सा मिनिएचर ला करके एज अ स्कल्पचर सजा देते हो उस पर्टिकुलर स्पेसेस में, तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा या आई हैव टू विजिट ओवर देयर, एंड उनका एक बकेट लिस्ट भी विश लिस्ट वो भी उस पर्टिकुलर स्पेसेस के अंदर आ जाएगा। तो ही और शी विल फील वेरी गुड ओवर देयर, लाइव दिखेगा, है ना, लाइवलीनेस दिखेगा। तो कंसेप्ट यही नजर आ रहा है कि काफी ज्यादा प्लांट को केयर करने वाला हर जगह पे हमें दिख रहा है कि ही और शी इज सो मच इनटू प्लांटेशन एडवेंचरस, मतलब थोड़ा बहुत नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है इनको। तो इसी वजह से ही और शी इज वेरी मच इन लव विद नेचर। तो नेचर के साथ प्यार है तो उस हिसाब से हम इमेजेस निकालेंगे एंड वो हमारा कंसेप्ट निकल जाता है, डिजाइन का कंसेप्ट, ये हमारा डिजाइन का कंसेप्ट निकल आता है। एंड इसी के ठीक बाद हमारा थीम निकल जाता है बायोफिलिक। बायोफिलिक इज लाइक आपका जो है ना बहुत सारा थीम आता है। अगर आप सर्च करोगे ना इंटीरियर डिजाइन स्टाइल्स तो आपको बहुत सारे इंटीरियर डिजाइन स्टाइल्स मिल जाएंगे, उनमें से एक डिजाइन स्टाइल है दैट इज बायोफिलिक।
जो कि नेचर के साथ काफी ज्यादा इंटरेक्शन, काफी ज्यादा नेचर पसंद है अपने पर्टिकुलर स्पेसेस के अंदर, तो वो थीम बोर्ड के साथ हम करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप डिजाइन करवाने वाले हो, लाइक ये जो क्लाइंट है ना, इसको मेकअप स्टूडियो अपना डिजाइन करवाना था, तो शी वांटेड टू कीप इट इन बायोफिलिक थीम बिकॉज शी वाज इन सो मच इनटू लव विद नेचर। तो इसी वजह से वो नेचर इंस्पायर्ड जो है ना, ये पूरा का पूरा आपका स्टूडियो तैयार हुआ। तो इस हिसाब से देखिए, समझ लीजिए कि अगर आपको नेचर इंस्पायर्ड समझ में आ रहा है, तो इसके बाद आप सबसे पहले इमेजेस निकाल करके कुछ इस तरीके से इमेजेस प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से ना आप ये क्लाइंट से पूछेंगे तो क्लाइंट खुद ही बोलेगा, या आई जस्ट लव दिस स्टोरेज पार्ट, मुझे ऐसे डिस्प्ले करवाना है। इस तरीके का भी डिस्प्ले का ध्यान में रखना, ठीक है। इस तरीके की मुझे लाइटिंग्स चाहिए होगी, इस तरीके की लाइटिंग्स रिसेप्शन एरिया में रखना, इस तरीके की जो भी चीजें हैं ना, ये ट्राई टू मेक दिस आउट इनटू द स्पेस जहां पर क्लाइंट बैठ करके एंड वो लोग जो मेकअप करवा रहे होंगे। आई वांट दिस काइंड ऑफ स्पेस, आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ स्पेस, आई वांट दिस काइंड ऑफ स्पेस। तो ये सारी चीजें we are discussing out by looking at the image, and ये हमें मिल जाता है एक like you know इंस्पिरेशन। इसके ठीक बाद हमारा जो है मटेरियल बोर्ड आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं। जब आपका देखिए मटेरियल बोर्ड का सिलेक्शन प्रोसेस कब आएगा, जब आपकी सारी की सारी डिजाइन पार्ट वाली चीजें, कंसेप्ट जो है ना वो तैयार हो जाएंगी। वो जब आप क्लाइंट के साथ एक बार डिस्कस कर लोगे क्या क्या चीजें उनको चाहिए, तो देखिए अब ये सारी चीजों को आप अलग अलग तो नहीं रख सकते ना, एक पर्टिकुलर स्पेस में आपको डिजाइन करना होगा, एक स्टोरेजेस यूनिट का सिस्टम जो है बैठाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर स्पेस में। सेम इसी तरीके से ये स्पेस जहां पर क्लाइंट आकर के मेकअप करवाएंगे वो स्पेसेस आनी चाहिए, रिसेप्शन वाला एरिया, वो पूरा का पूरा स्पेस जो आप डिजाइन करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली चीज जो है आप ऑटोकैड में काम कर रहे होंगे, प्लानिंग, ठीक है। एंड वास्तु का भी ध्यान में रखेंगे, अगर क्लाइंट इज सो मच इनटू वास्तु तो वास्तु का ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप ऑटोकैड का ध्यान में रखेंगे उसी हिसाब से। फिर आप स्केचअप वगैरह या फिर 3ds Max रेंडरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी सॉफ्टवेयर दैट इज V-Ray, Enscape या Lumion। फिर फोटोशॉप अगर आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, फोटोशॉप में भी रेंडर करके इमेजेस को दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपकी आ जाती है मटेरियल वाली पार्ट। फिर आपकी मटेरियल बोर्ड वाली पार्ट आती है कि आपकी जब ये सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएगी तो ये मटेरियल जो आप सिलेक्ट करके लगाना वाले हैं, तो मटेरियल बोर्ड वगैरह आएगा। तो मटेरियल बोर्ड जो आप सिलेक्ट करके रखोगे उस हिसाब से आपकी जो है ना वो बजट के हिसाब से आप जा करके मार्केट में सामान वगैरह उठाएंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस जो है ना वो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। देखिए वास्तु जो है आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कोर्स, जो कि आपको मिल जाएगा इनटू द लाइक यू नो कोर्स, आपके कोर्स के अंदर है वास्तु का रिकॉर्डेड वर्जन। एंड सेम एट द सेम टाइम मैं आपको ऑटोकैड बताऊंगी कि ऑटोकैड में प्लानिंग किस तरीके से करनी है, एलिवेशन, सेक्शन, आइसोमेट्रिक एंड ऑल द थिंग्स जो भी है ना, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड देन स्केचअप जो है वो दीक्षा मैम आपको बताएंगी, उनका कोर्स जो है वो लाइव जा रहा होता है, ठीक है। तो वो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं स्केचअप की, 3ds Max की एंड V-Ray रेंडरिंग वगैरह जो भी है ना रेंडरिंग के लिए, V-Ray, Enscape, Lumion, ये सारी चीजें जो है वहां पर आपका इंक्लूडेड है। फोटोशॉप भी आपकी रिकॉर्डेड वर्जन प्रेजेंट है इनटू द ऐप, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। तो फोटोशॉप भी, एस्टिमेट एंड बजटिंग भी जो है ना आपके ऐप के अंदर जो है वो मिल जाएगा, एस्टिमेट एंड बजटिंग। तो वो एस्टिमेट एंड बजटिंग वाला पार्ट भी आप देख लेना, ठीक है, वो रिकॉर्डेड है। इसके बाद आगे हम लोग जो है ना, जब भी हम लोग आगे क्लासेस करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो वी विल बी डिस्कसिंग कि आखिर हमारा जो डिजाइन वाला पार्ट है, तो डिजाइन वाले पार्ट के आगे हम लोग जो है ना जब डिजाइन कर रहे होते, तो डिजाइन कर रहे होते तो ये सारा चीज जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइट हो गई, टेक्सचर हो गई, कलर हो गई, पैटर्न हो गई, ये सारे हमारे डिजाइन के पार्ट में इंक्लूडेड होती है। ये सारा हमारा बेसिकली एलिमेंट होता है, मेन पार्ट होता है डिजाइन का, इसके बिना डिजाइन अधूरा है। तो इस डिजाइन को आखिर हम प्रिंसिपल के साथ कैसे कंसिडर करें ये मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ डिजाइन स्टाइल, जो वेरियस डिजाइन स्टाइल है ना, लाइक आपका मॉडर्न, कंटेम्पररी, मिड सेंचुरी, मिनिमलिस्ट, ये सारे डिजाइन स्टाइल के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग आउट। एंड देन कंसल्टेशन वगैरह जो भी है ना स्टेप्स जो फॉलो करते हैं हम डिजाइनर्स, जैसे कि कंसल्टेशन, इनिशियल कंसल्टेशन जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज ऑल अबाउट कि मतलब सबसे पहला पार्ट आता है कंसल्ट करना, आपके साथ समझना, फिर कंसेप्ट बना रहे होते हैं, दैट इज ऑल रिसर्चिंग वाला पार्ट यहाँ पर जा रहा है। फिर उसके बाद में आपकी जो है कंसेप्ट वाली पार्ट आ रही है। एंड देन आगे का पार्ट जो आपका स्पेस प्लानिंग वगैरह
डिजाइन की डेवलपमेंट वगैरह वाली पार्ट जो है वो सारी पार्ट आ रही है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपका क्लाइंट के साथ सारा बातचीत हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट यू विल बी आस्किंग हिम और हर टू साइन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करवाओगे तो आगे चल के डिस्प्यूट ऑकर हो सकता है। डिस्प्यूट ऑकर किस तरीके से होगा कि लाइक मान के चलिए आपने क्लाइंट के हिसाब से सारी चीजें बना दी, क्लाइंट ने अब माइंड चेंज कर लिया, ये बहुत होता है, क्लाइंट ने माइंड चेंज कर लिया, उन्होंने सोचा अरे मैंने तो इस तरीके से बताया था, ये अच्छा नहीं लगेगा हमारे स्पेसेस के अकॉर्डिंग, मैं कह देता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो फिर अब सारी चीजें किसके ऊपर आ गई, हमारे ऊपर आ गई। तो इस चीज को ये डिस्प्यूट नहीं होने के लिए हमें हमेशा क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवा लेना चाहिए दैट यू हैव टोल्ड अस एंड यू हैव अग्रीड टू दिस पॉइंट कि ऐसे डिजाइन आपको चाहिए अपने स्पेसेस में, सो यू हैव साइंड इट ओवर हियर एज यू कैन सी। तो ये चीज जो होगा ना आगे चलकर डिस्प्यूट में नहीं बनेगा, ठीक है। रिविजन्स देखिए बहुत होते हैं, बट एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रिविजन्स नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले पहले रिविजन्स वगैरह चलते रहते हैं, जैसे इस तरीके का मटेरियल नहीं, इस तरीके का नहीं, बट एक बार जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हो उसके बाद रिविजन्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे रिविजन्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस इंटीरियर डिजाइन कोर्स। तो मुझे बताइए आप लोगों को कोई डाउट है या कैसा लगा? आई वांट टू नो योर फीडबैक आल्सो। ये डेली क्लासेस होता है क्या इसको? यस सर, डेली क्लासेस होता है या कैसा वीकली वंस या ट्वाइस या कैसा कुछ शेड्यूल रहेगा? होती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, डेली क्लासेस होगा 6 से 7 सैटरडे संडे इज अ हॉलीडे, बाकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं। यस सर। मैम बोल रहा हूँ ये जो अभी दिवाली बाद बैच स्टार्ट होने वाला तो उसी का फर्स्ट क्लास है क्या ये? आज मैंने आप लोगों को बेसिकली डिजाइन इंटीरियर डिजाइन किया है एंड कुछ चीजें जो है मैंने क्लियर किया है, बाकी कल से जो है ना हमारा जो मेन चीज है जैसे कि डिजाइन इंस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं स्टार्ट करूंगी। जैसे मैंने ये मास्टर डिप्लोमा क्लासेस भी लिया था, वो बैच कल से स्टार्ट होगा मैम, आज से जो दिवाली बाद से स्टार्ट होगा। आज भी तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना जो कि हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है ना, तो समझ लीजिए आज से स्टार्ट है, बस यूँ समझ लीजिए कि आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था लेकिन कल से मेन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम, ओके। You've explained it very well. मैम ये सब सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी ना मैम? क्या क्या? सारी क्लासेस रिकॉर्डेड जाएंगी ना ये? यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, यस, थैंक यू। आप क्या बोल रहे थे? मैं एक्चुअली You've explained it very well, and thank you for the clear explanation about everything. And I'm looking forward for this new batch that will be starting, and we'll be learning more about this. Thank you. thank you so much. Thank you so much for your beautiful feedback. I just loved it. Yes, Ma'am, sir बोलिए। Ma'am, in this first we will be designing in the interior means SketchUp or 3D, and later we will be going to for AutoCAD or directly from AutoCAD to interior designing. See, basically, I always take care of the theoretical classes and the AutoCAD one. After that, if you want to start with the SketchUp and 3ds Max, na, the classes always goes like live. Like I think from 14 onwards, your SketchUp class is going to start, है ना? Yeah, ma'am. So you can join over there if you want. Otherwise, you can go step by step even. Like theoretical and then AutoCAD, then SketchUp. You can go that way also, and you can go the other way also. Like theoretical, SketchUp, and then AutoCAD, and then 3ds Max. You can go this way also. Means what I am asking, first we have to do when we are giving the client total information and interior design, first we have to design the work, and after that we have to go to the AutoCAD session, right? Yeah. After that, we have to see. The first thing is that we will not show the client our design. Okay, we will not be doing everything on design thing, that is AutoCAD, then 3ds Max and SketchUp, whatever software you are using for 3D work. First, we will show the sample. You will discuss with me that yeah ma'am, so you want this thing, what are your inspiration from this? So from that
when the client will took certain things like the storage cabinet they like in one image they like the bed, in one image they like the table or the chair. So from there you will take the inspiration as a mood board. You will take out the mood board. Mood board is like this, the things that are being picked up by the client. See this one. This is a mood board where we collect all the things that is being picked up by the client. Okay, so then only we are going to process forward like the AutoCAD planning, the 3D SketchUp and work, whatever you are going with that. Okay, it means we have to show some Pinterest or some other Google images. Yeah. From there we have to take the reference and then we have to design. Yeah. After that only we can do 2D work See, from 3D. if you will go this way, now you will be like it will be easier for you. But if you will do the work from the starting only, the AutoCAD, the SketchUp, then you don't think so that it will be hectic for us to do that thing, because revision will to come. Okay. Yeah. And one more thing, ma'am. Yeah. If, in AutoCAD directly we can do the 2D work, or we have to take import the image from 3D. No. Actually, the step is like first we always plan in AutoCAD and then we import the particular plan into the SketchUp. So Okay. there are many who does the 2D part into the SketchUp also. Okay. First we can do the 2D part and later we can go for the 3D. Yeah. You can. So it will be more precise. Okay. Yeah. Means we have to exclude for example, in SketchUp we will be excluding the all the 2D plan, means floor plan we will be excluding, and then we will be doing the 3D design of the house. Yeah. Like that we have to go for the interior design also, right? Yeah. Exactly. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Yes, sir. Please ask your doubt. मैम क्या इसकी पीडीएफ हमको ऐप पे मिल सकती है क्या? हाँ जी, PDF में अपलोड कर दूंगी एंड इवन द रिकॉर्डिंग क्लासेस ऑल्सो जो भी चल रही है ना वो भी मैं आप लोगों को वहाँ अपलोड कर दूंगी. हेलो मैम. यस सर. मैम एक्चुअली क्या हुआ है कि जो आपने लाइक ऑटोकैड का इंटीरियर फॉर ऑटोकैड ऐसा क्लासेस लिया है, लेकिन कुछ क्लासेस ना मेरा मिस हो गया है. विदाउट लाइक सीइंग थ्रू दैट हमने ऑटोकैड लाइक इंटीरियर मतलब इंटीरियर का क्लास चालू होना है ना 14 को, वो अटेंड कर सकते हैं क्या? इंटीरियर की क्लास क्या क्या? मैम एक्चुअली आपने इंटीरियर ऑटोकैड सिखाया है ना मैम, पहले क्लास लिया था आपने. अभी जो है मैं वर्क करना स्टार्ट किया हूँ, तो कुछ क्लासेस ना मिस हो गए हैं. मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस के थ्रू उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 14 को जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं ना इंटीरियर स्केचअप के, वो क्या मैं डायरेक्टली अटेंड कर सकता हूँ? हाँ जी सर, आप अटेंड कर सकते हैं. यस डेफिनेटली, बिकॉज देखिए क्या है ना कि आजकल बहुत सारे लोग स्केचअप पे ही 2D का काम भी कर रहे हैं. आपने नोटिस किया होगा. तो जरूरी नहीं है कि आपको ऑटोकैड आना चाहिए. यस, लेकिन ऑटोकैड क्यों आना चाहिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि एलिवेशंस वगैरह समझने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा लाइक क्या कहा जा सकता है, इफ यू आर क्लेवर इवन, तो आप एलिवेशंस वगैरह जो है ना स्केचअप के थ्रू भी दिखा सकते हैं, है ना. वो एक तरीका होता है जो कि आप दिखा सकते हैं. लेकिन यस, आपको जो है ना बहुत ज्यादा जो डिटेल में अगर क्लाइंट को चाहिए होगा तो फिर उसके लिए आपको 2D ऑटोकैड पे जाना पड़ेगा. तो वो चीजें आ जाती हैं. बट आप धीरे धीरे सीख सकते हैं ऑटोकैड भी. लेकिन यस, आप 3D वाला जो क्लास स्टार्ट होने वाला है 14 से, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. अभी जो आपने आज का क्लास लिया है वो किस सेक्शन में अपलोड होगा? वो आपका ऐप में अपलोड हो जाएगा. अभी जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना, तो उस बैच के अंदर वो आपका वहां पर ऐड हो जाएगा. ओके. हाँ, आज हो जाएगा? आज ही हो जाएगी. ओके, थैंक यू सो मच. मेंशन नॉट. हेलो मैम. यस हेलो. मैम अभी इसमें स्केचअप और वीडियो सभी इंक्लूडिंग होता है ना? स्केचअप वीडियो 3D मॉडलिंग सभी इंक्लूडिंग होता है. अभी क्या होगा मुझे नहीं समझ आया. मैं जो ये इंटीरियर मास्टर क्लास है ना, हाँ जी. इसमें 3D मॉडलिंग
प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो सभी मिलेगा क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, वो क्लासेस जो है ना वो दीक्षा मैम लेती हैं, तो वो वो सभी इंक्लूडिंग आता है ना मैडम इसमें? हाँ जी उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। इवन आप एस्टिमेट एंड बजटिंग भी एक बार चेक करना, वो रिकॉर्डेड है। वो मैंने ही रिकॉर्डिंग वाला जो है ना, मैंने रिकॉर्डिंग्स डाला हुआ है, तो अगर इन केस आपको वहां से भी कोई डाउट आता है, इन केस अगर आप चाहते हो मेरे साथ डिस्कस करना तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ये चित्रा। मैम वो एस्टिमेट और बजटिंग वाला जो हम लोग के लिए भी है क्या? हाँ है। एक बार चेक कीजिएगा, है। ओके ठीक है ना मैम, ओके थैंक यू मैम। और जी बोलिए। So, first of all, thank you for your the theory, right? I think this is good actually. Thank you. And this is the first class for me. Yeah. And I think you put everything in together, designer, architect, which I have not idea about it, anything, but you put everything is very detailed out. Thanks for that. Yeah. Second thing is actually, I see that all the questions are coming through because you don't have any curriculum or content. Like, okay, what are the classes? What is starting point? What is end point? Like, which way, which software first, which next? So, is it possible to So sorry, your voice actually broke. like authentic stuff? I think there was some network issue. Your voice Can you hear me? broke. So please, can you please repeat? Can you hear me now? Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Hello, can you hear me? Yeah. Yeah, okay. So what I'm saying is because a lot of questions are coming through. Okay, when is SketchUp? When is V-Ray? Whatever things, right? Because the first day for me, I don't see that the schedule, like which day what, first theory, then which software we go with the recording sessions, all sort of things. So can somebody guide us actually what is the entire curriculum of 1 year? Yeah, basically the thing is that, sir, that the theoretical part is the live batch that is going on, that I will be taking care of, and estimate is the recorded batch, recorded one that is already there in the course. You can check it out. Second thing is that Vastu is also recorded. You can check that out. The third thing is that SketchUp, V-Ray, and Lumion. These are all the things that are going to be done in one course, that is SketchUp and V-Ray and Enscape, whatever. So this is going to start from 14th of November. This class is basically going to start from 14th of November. So you can join that out from 14th, or else the batches are going on regularly, like after 3 months, after 6 months. So you can join at that time also. You just have to contact with the admin, and then you can join over there, whatever the batch is there. I think the group is different, so you have to talk with them so that they will add you in that group also, and you will also get the link for that. Baki, you can do it like SketchUp, V-Ray, 3ds Max, and listen, SketchUp, V-Ray, Lumion and Enscape is the part 1 that is already in one class, and 3ds Max, these are all V-Ray and Enscape are the rendering engine which we are talking about. SketchUp and 3ds Max batch is also going on live from 14th of November, I think, SketchUp. So you can check that out if you want to continue with SketchUp batch. The classes will start from, But I think somebody suggested me that okay, first you complete the theory, then go back to the software, You are totally tools and everything. new for this course. Yes. Okay. Yeah. I'm just new. So I will The first day for me. suggest, you don't know anything, like you are totally new for this Nothing. course. Yeah. Okay. All tools and everything is new for me. Everything is Okay, done. So you go step by step. You first complete with theoretical part, and with that you complete with the estimate also. That is the recorded one. So you complete these two, and then we will start with the AutoCAD. You do the AutoCAD, and while doing AutoCAD, if there is any batch for SketchUp or 3ds Max that will be renewing, you can join it out. Otherwise, you can wait for the completion of AutoCAD and you can join that batch. Okay. So after the completion, you can join.
Thank you. Yeah, that would be a good idea. Yeah. Thank you so much for that. So the one who are over here एकदम fresh, so you can go this way. ये पूछ लीजिए जिसको भी डाउट है. हेलो मैम. हेलो. मैम एक्चुअली ये पूछना था कि जो भी आप इंटीरियर का लाइक क्लासेस जो पढ़ा रही है वो सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए अप्लाई होगा या कमर्शियल के लिए भी अप्लाई होगा सेम? नहीं मैं कमर्शियल के लिए भी पढ़ा रही हूँ, इंटीरियर भी और कमर्शियल के लिए भी. मैं कुछ चीज़ें आगे आप लोगों को बताऊंगी, मटेरियल वाला पार्ट जब स्टार्ट होगा ना तब, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएगी. जैसे जैसे आप लोग क्लासेस करेंगे ना अटेंड, तो वैसे वैसे आप लोगों को समझ आ जाएगा. डोंट वरी. या क्योंकि मैम लाइक ऑफिसेस लाइक TCS, हेक्सावेव एंड गूगल, वहाँ ऑफिस के अंदर जो कन्वेंशनल स्पेस होता है या हडल रूम हो गया या डिस्कशन रूम हो गया, ये जो भी रूम सेट वगैरह है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट रूम दे स्पेसिफाई दैट इंटीरियर. तो जो भी लाइक आप पढ़ा रही है वो कंप्लीट दोनों के लिए अप्लाई होगा ना? डोंट वरी. हम लोग इस बार ऑटोकैड भी जो करने वाले हैं ना वो कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके मैम, जो ऑटोकैड का क्लास है वो आप ही स्टार्ट करने वाले हैं? जी, ऑटोकैड की क्लासेस मैं ही स्टार्ट करूँगी. वो कब स्टार्ट होगा? वो आफ्टर इंटीरियर का जो थ्योरेटिकल हो जाएगा ना आफ्टर 3 months, तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा. ओके, ये थियरी का क्लास 3 months तक चलेगा? जी 3 months, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे ना मटेरियल के साथ भी, इंटीरियर स्टाइल के साथ भी, तो लगभग 80 to 90 क्लासेस होते हैं, तो इसी वजह से. ओके मैम, अभी जो बैच 5 है मतलब आपके अंदर बैच 5 जो आपने ही क्लास लिया हुआ, हाँ जी, मैंने शायद 2-3 क्लास अटेंड किया है. वो क्लास अगर मैं देखूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा. मतलब जो भी आप नेक्स्ट बैच में पढ़ाएंगे उससे कुछ डिफरेंस तो नहीं होगा? नहीं, डिफरेंस तो होगा. देखिए सर, डिफरेंस होगा बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि इंटीरियर में डिज़ाइन ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता रहता है ना, तो फिर कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बट स्टार्टिंग का डेफिनेटली चेंज नहीं होगा. जैसे एर्गोनॉमिक हो गया, आपका डिज़ाइन इंस्पिरेशन हो गया, प्रिंसिपल्स हो गई, एलिमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डेफिनेटली. मटेरियल वगैरह जो हो गया अगर उसका है तो वो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा. ओके ठीक है, हाँ, थैंक यू. मेंशन. यस आसिफ, आपको क्या पूछनी है? मैम मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, तो ये पता करना था कि क्लास का बिल इसी ग्रुप में आएगा या अलग ग्रुप बनेगा? प्लीज एक बार कीजिए ना. मैम क्लास का बिल इसी ग्रुप में आएगा या अलग ग्रुप बनेगा उसके लिए? एक्चुअली आपकी वॉइस की शायद थोड़ी सी रफ आ रही है, तो प्लीज समझाइए. मतलब मैम ये पूछ रहा था ना कि क्लास जो है वो इसी ग्रुप में आएगा उसका लिंक या अलग सा ग्रुप बनेगा क्लास का जो लिंक आएगा? ऑटोकैड के लिए पूछ रहे हैं क्या? मैम ये जो अभी आप क्लास पढ़ा रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं चला कि क्या बताया है आपने. नहीं, मैंने जो है ना पूरा इंट्रोडक्शन बताया है कि क्या क्या आपका कोर्स के अंदर होने वाला है, एंड इंटीरियर डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइनर्स और ये सारी चीज़ों मतलब डेफिनेट, और आगे तक ये सारी डिफरेंसेस मैंने बताया. एक बार आप चेक कर लेना, मैं रिकॉर्डिंग जो है ना अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में, लाइव हो जाएगा. मैम ये पता करना था क्लास जो आगे से क्लास आने वाली है वो सारी इसी में आएंगी इसी ग्रुप में या अलग ग्रुप सब क्रिएट करेंगे आप? अच्छा, नहीं इसी ग्रुप में आएगी अभी सर. जब तक मुझे फर्दर नोटिस नहीं मिल जाती तब तक इसी ग्रुप में क्लासेस आएंगी. डोंट वरी. ठीक है, ओके मैम. हाँ, एक्चुअली आपकी वॉइस थोड़ी सी मेरी तरफ नहीं आ रही है, जिसकी वजह से सॉरी फॉर दैट. आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. या प्रेम, आपको क्या पूछनी है? हेलो मैम. हेलो. मैम एक्चुअली मैंने मास्टर्स इन डिप्लोमा लिया है, मतलब जी. तो मैम मेरे को आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर ही था. हाँ जी. एंड मैम अभी तो मतलब पहले थ्योरी चलेगा और मैम इसके अलावा मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर से होंगे पूरे कोर्स में? देखिए, ऑटोकैड का आ जाता है, 3ds मैक्स का आ जाता है, स्केचअप का आ जाता है, एंड फोटोशॉप का आ जाता है. तो आप मतलब फोटोशॉप जो है वो आपका रिकॉर्डेड है, एंड स्केचअप और 3ds मैक्स जो है ना वो आपका चलता रहता है. तो आप उसको एक बार एडमिन से पूछ लेना कि जब भी आपको मतलब रिक्वायरमेंट ज्वाइन करने की, तो आप उसमें Yes. फिर ऐड हो सकते हैं. अभी तो मैम आई थिंक कोई फ्रेश बैच है भी नहीं चल रहा अभी कोई? नहीं, अभी नहीं चल रहा है. अभी 14 से स्टार्ट होगा स्केचअप का.
मुझे ये पता है बिकॉज यहाँ पर देखिए ग्रुप में आया है अनाउंसमेंट, तो 14 से तो मैम ऑटो कैड से पहले स्केचअप कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा उसमें? नहीं देखिए कोई इशू मतलब समझ आ जाएगा? कुछ नहीं होगा, बस यही है ऑटो कैड में आपका यही है कि प्लानिंग वगैरह आप खुद से नहीं कर पाएंगे ना, ये दिक्कत हो जाएगी। Yes. बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 3D सीखिए, कोई बात नहीं है। आप ऑटो के कम से कम ये तो रहेगा ना कि आप 2D प्लान इंपोर्ट करके बना सकते हैं, भले 2D प्लान Yes. बना सकते हैं, बट आगे चल के हम लोग डेफिनेटली जब भी 3 मंथ बाद जब भी ऑटो कैड स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें ऑटो कैड भी सीख लीजिएगा, तो ऐसे क्या होगा कि आपका वो भी चीज़ कंप्लीट हो गया एंड ऑटो कैड भी कंप्लीट हो गया। ओके मैम, ये कोर्स कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ओके, थैंक यू। मेंशन नॉट। किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम मुझे एक चीज़ और कंफर्म करनी है, लाइक समवन सेड दैट ही इज़ द फ्रेश वन टू दिस एंड इवन आई एम, तो मैंने इनरोल पहले कर लिया था, बट पॉइंट ये था कि बीच में से स्टार्ट करना मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर द न्यू बैच टू स्टार्ट, तो नाउ आई स्टार्टेड विद दिस थिंग। सो एज पर यू मुझे पहले थ्योरेटिकल ही अटेंड करना चाहिए ताकि मुझे सारा बेस क्लियर हो जाए, देन आई शुड गो विद द अदर सॉफ्टवेयर, या फिर मैं साथ साथ उसे भी कंटिन्यू करूं? व्हाट डू यू सजेस्ट? लाइक इफ यू आर केपेबल टू हैंडल दैट ना, लाइक आप थियोरेटिकल को भी हैंडल कर सकते हो अगर, एंड साथ में अगर आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर लाइक बेस, मैं सभी के लिए कह रही हूँ जो भी फ्रेश है यहाँ पर उनके लिए भी कह रही हूँ कि अगर वो कर सकते हैं ना तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप कर सकते हो एक लाइक 3D का स्टार्ट। लेकिन अगर आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल थ्योरी के साथ अगर आप चाहते हो कि अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर पे ना जाऊँ, तो आप वास्तु के ऊपर जा सकते हैं, आप एस्टिमेट एंड बजटिंग के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, बट दैट इज इंक्लूडेड बेसिकली, वो आपके थ्योरी में आ जाता है, तो उसको तो साथ साथ कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर्स को हम जब तक अपना फाउंडेशन क्लियर नहीं होता, थ्योरी के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता, देन सॉफ्टवेयर्स पर जाना एज अ फ्रेश पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस आई थिंक इज नॉट अ गुड आइडिया। व्हाट डू यू सजेस्ट? आपको लगता है हमें करना चाहिए या नहीं? लाइक सी फ्रेश माइंड के हिसाब से जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इंटीरियर कर लो। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि ऑलरेडी दे नो एवरीथिंग अबाउट दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, सो फॉर देम यू कैन स्टार्ट विद एनी काइंड ऑफ कोर्स। Yeah, but like though I am also working as a trainee in an interior designing firm, but थोड़ा बहुत knowledge तो मुझे भी है, but point ये है कि मैं अपने basics को पहले clear करना चाह रही हूँ। Reason being कि जब तक आपका foundation strong नहीं रहता तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसी में doubtful हो जाएंगी अगर आप दूसरी चीज़ों के साथ you mess up। तो I think as per you I should only continue with this and the vastu and estimate, right? Okay, done. आप ये कर सकते हैं। All right. Yeah, thank you. Mention not. Okay guys, तो फिर हम लोग कल क्लासेस में मिलते हैं and make sure to attend the classes so that मोहम्मद जी बोलिए। Hi miss. Hello. Hi miss. Can you hear me? Hi, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, आप कैसे? ठीक है? जी alhamdulillah, बोलिए। आई एम वेरी सॉरी, मेरा टाइमिंग जो क्लास का टाइम था वो बहुत डिफरेंट था इधर का, तो मैंने सब रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग देखा। लेकिन इसका स्केचअप जो है ना, कितना क्लास बाकी है अभी तक? सर ये स्केचअप का नहीं है, ये आपका थियोरेटिकल स्टार्ट है। स्केचअप की क्लास स्टार्ट होगी फ्रॉम एक आपकी 14th of November से। ओके, लास्ट क्लास जो आपके था ना वो स्केचअप था ना? स्केचअप की क्लास तो 7:30 से आई थिंक होती है ना, 7:30। अभी जो है थियोरेटिकल, अभी ये थियोरेटिकल क्लास स्टार्ट हो गया? हाँ जी, ये आज से ही स्टार्ट हुई है थियोरेटिकल क्लास। ओके, कितना दिन तक हो गई? ये आपके 3 मंथ्स चलेंगे थियोरेटिकल एंड 3 मंथ्स चलेंगे आपके ऑटो कैड की। वो दूसरा जो है ना वो इंटीरियर का, जो इंटीरियर का 3D डिकोर है ना? हाँ जी, स्केचअप। वो कब स्टार्ट होगा? स्केचअप वाला पार्ट पूछ रहे हैं आप या 3ds मैक्स?
3ds Max and SketchUp and all. SketchUp का मुझे पता है that it is going to start from 14 November. बाकी 3ds Max के बारे में एक बार आप admin से पूछ लीजिए. Okay. Should I start those all, or should I first finish this one then start that one? You can go with like if you are not a fresh mind, then you can definitely go with all the software. But if you are fresh mind, then you can go with theoretical part first and then the software part. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Mention. Have a nice. Yeah. You too. Okay, so let's end up with the session now and चलिए start करते हैं हम लोग अपनी classes कल से and thank you so much guys. Bye. Good night. Thank you. Thank Good you. night. Mention. Thank you. Bye. Good night. Thank you, Miss. Guys. Thank you, ma'am. Good night. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye. Bye. Bye.